देखो दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हमने ये कर दिया था, मुगल डायनेस्टी को हम शुरू कर चुके थे। मुगल डायनेस्टी को शुरू करके हम बाबर को देख चुके थे, हुमायूं को देख चुके थे, अकबर को हम देख चुके थे कि अकबर में हमारे पास क्या क्या हो रहा है। उसके बाद अब अगला आ जाता है हमारे पास जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन तीन को हमें देखना जरूरी है। और ये तीनों मतलब ये मान के चलिए कि ये जो मुगल सल्तनत थी, इसकी ये पीक की बातें हो रही हैं अब। ठीक है, कि इस टाइम पे मुगल सल्तनत जो है, अकबर ने पीक पे ले जा चुका था। ठीक है, तो जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर का नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। बचपन का नाम इसका सलीम था। मदर थी हरकाबाई। और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं 1605 से 1627 तक। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो जो ये थे, क्या बोलते हैं, यूरोपियंस थे। यूरोपियंस तकरीबन तकरीबन इसमें आ चुके थे, इंडिया में पहुंच चुके थे। तो अब हमारे पास 1498 में हमारे पास यूरोपियंस आ गए, 1526 में हमारे पास मुगल्स आ गए। अब धीरे धीरे दोनों के दोनों कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इंडिया को। लेकिन ये जो ऊपर से मुगल्स आ रहे हैं, इनका पर्पस ब्रूट फोर्स थी। ब्रूट फोर्स का मतलब ये था, ये यहाँ पर एक चीज करने आए थे कि यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने इंडिया को हथियाना था, ब्रूट फोर्स जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये जो थे यूरोपियंस थे, ये बिजनेसमैन थे। इनका पर्पस सिर्फ ये था कि इंडिया का मैक्सिमम से मैक्सिमम टेरिटरी में से मैक्सिमम प्रॉफिट को हम गेन कर सकें। तो इनका जो था, ये कैपिटलिस्टिक सोच वाले थे। ठीक है, ये कैपिटलिस्टिक थे। ठीक है, और ये जो थे ऊपर से जो आ रहे थे, ये जो थी, ये ब्रूट फोर्स थी। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स होने का मतलब ये था कि इनके रास्ते में जो भी आएगा ये उसको कुचलते हुए जाएंगे। लेकिन ये जो थे कैपिटलिस्टिक सोच वाले, ये थे, इनको क्या करना था, यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे छोटे छोटे से, इन सारे राजाओं के अंदर इन्होंने जाना था, इनकी टेरिटरी में अपने एरियाज को, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करनी थी और उस कंपनी को इन्होंने बढ़ाना था। तो ऐसे करके इन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही था। ये जो थे, ये कैपिटलिस्टिक थे, जहां पर ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं अपनी टेरिटोरियल गेन्स की बात कर रहे थे। अब इन यूरोपियंस के अंदर भी हमारे पास अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज आई हैं। जैसे हमारे पास डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। फिर हमारे पास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। फिर हमारे पास अलग अलग इनकी हॉलैंड की तो होगी, डच, ठीक है, डेनमार्क की कंपनी आई है। फिर ऐसे करके हमारे पास अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज आई है। इन्हीं सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज में से एक और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी लड़ाई किसके साथ थी? इसकी लड़ाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी थी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इनके साथ चल रही थी, ट्रेडिंग में ये इसके कॉम्पिटिटर हुआ करते थे। इसकी कंपटीशन डच के साथ भी थी। ठीक है, तो इसने क्या करना था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भी हराना बहुत जरूरी था, डच को भी हराना जरूरी था, और बाकी अगर कोई यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है, उसको भी हराना जरूरी था। अगर ये इनको हरा देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस कर पाएगी। अदरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। इस करके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये आ गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो कहीं ना कहीं इंडिया में एस्टेब्लिश होने की कोशिश करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर पास हुआ था इन द पार्लियामेंट। तो उन्होंने क्या बोला था कि ट्रेडिंग राइट्स दिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ब्रिटेन की तरफ से इंडिया में अगर कोई बिजनेस करेगा तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। ठीक है, तो अब 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए, तो 1600 में वो इंडिया भी आ गई। ठीक है, अब जब ये 1600 में इंडिया आई, इंडिया आने के बाद उस टाइम पे इंडिया का राजा कौन था, उसी को हम आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक साइड से अब मुगल्स ने अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। यहाँ पर अब आ गया जहांगीर, और जहांगीर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो भी स्टेब्लिश होकर इंडिया में आ गई। अब इन दोनों का, यानी मुगल्स का और ईस्ट इंडिया कंपनी का आपस में टकराव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों की सोच अलग थी। एक की सोच थी टोटली कैपिटलिस्टिक, और एक की थी ब्रूट फोर्स। ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे, और इनको उस चीज से कोई लेना देना नहीं था। बहुत ज्यादा रजवाड़े लोग थे, इनके पास पैसे पहले से भरे पड़े थे। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो इस इन्होंने भी आके क्या कहा, इन्होंने भी आके ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कहा कि हमें एक थोड़ा सा एरिया दे दीजिए, और उसके ऊपर हम टैक्स कलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, हम टैक्स कलेक्ट करके देंगे, वो टैक्स थोड़ा सा आप रख लीजिएगा, बाकी का जो टैक्स है वो हम रख लेंगे। तो उन्होंने दीवानियत के राइट्स मांगे थे समवेयर अराउंड 1610 में, जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपनी स्टेब्लिश की। बताऊं, अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया कि जहांगीर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जहांगीर जब आया, तो जहांगीर ने इसका जो ये था,
तो इसने गेव ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हो गई थी और वो इंडिया आना चाह रही थी। तो जब ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए 1610 के आसपास, तो देने वाला कौन था? जहांगीर। ठीक है। जहांगीर है 20 वाइज। ठीक है। इसका सन था मान बाई सन खुसरो। ठीक है। जोधा बाई सन खुर्रम शाहजहां। और मेहरुन्निसा, मतलब मदर नेम हरक्का बाई, ठीक है, जो भी है, मेहरुन्निसा, जिसको ये नूर जहां के नाम से भी जानता था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें। एक जोधाबाई, ठीक है, एक अकबर की अलग से थी। सन खुर्रम से शाहजहां, जिसे शाहजहां हुआ। और दूसरा मेहरुन्निसा, ठीक है, जिसका नाम था नूर जहां। लास्ट में आके इसकी ब्यूटी से और इसकी हर चीज से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया था जहांगीर। ठीक है। जहांगीर की वॉरफेयर अगर हम देखें तो ही गेट्स किल्ड अबुल फाजल, सेक्रेटरी ऑफ अकबर। जो अबुल फाजल जिसने किताब लिखी थी अकबरनामा, उसको मार दिया गया बाय हिज फ्रेंड बीर सिंह बुंदेला। ठीक है। तो ये सेल्फ रिवोल्ट एक हुआ यहाँ पे। दूसरा रिवोल्ट ऑफ खुसरो, वॉर ऑफ भैरववाला। ये दो इसके इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन थे इसके। हिज एल्डेस्ट सन, द एल्डर सन ऑफ जहांगीर, रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। इनिशियली ही was captured but escaped the jail and fled under the supervision of fifth Sikh Guru Arjan Dev Ji. With his blessings, Khusro revolted back with the war of Bhairovwala in 1606 at Jalandhar. Khusro lost this battle and was jailed later and blinded and killed. 1606 में फिफ्थ सिख गुरु अर्जन देव जी was charged with sedition and he was also killed by जहांगीर। ठीक है। जुडिशियल सिस्टम अगर हम देखें जहांगीर के, तो रोप ऑफ जस्टिस हुआ करती थी इसकी एक। जहांगीर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रोप ऑफ जस्टिस। ही हैज हैंग्ड अप अ गोल्डन चेन विद 60 bells hanging through a pillar at his Agra महल with a pillar outside the महल at a bank of river Yamuna। जिसको भी जस्टिस चाहिए था, he would move the rope and accordingly जहांगीर would do the justice। ठीक है। ये था इसके रोप ऑफ जस्टिस। दूसरा था आईने जहांगीर। जहांगीर 12 ऑर्डिनेंसेस नोन एज दस्तूर आलम, 12 सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड बाय द पीपल। कौन से? एबोलिशन ऑफ अननेसेसरी टैक्सेस, एबोलिशन ऑफ अल्कोहल, प्रोहिबिशन ऑफ रॉबरी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्पुटेशन पनिशमेंट, restriction of animal sacrifice twice a week, Akbar's birthday, Sunday, and Thursday, Jahangir's coronation, property on inheritance introduced by him। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, जहांगीर इरा इज नोन एज गोल्डन इरा ऑफ पेंटिंग। अंडरलाइन करके लिख लेना इसको। ठीक है। स्टार्टेड मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है? ये छोटे छोटे कशीदाकारी होता था कि एक एरिया में छोटे छोटे से फूल पत्तियां जो बनाते थे, उसको कहते थे मिनिएचर आर्ट। ही patronized the canvas painting and was himself a skilled painter। His era as known as null period of Mughal architecture। ये किस में इंपॉर्टेंट था जहांगीर? पेंटिंग्स में इंपॉर्टेंट था, आर्ट में इंपॉर्टेंट था, लेकिन आर्किटेक्चर में ये इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है। फेमस स्टेटमेंट्स, द वन हु इज एनिमी ऑफ पेंटिंग इज द एनिमी ऑफ माइंड। तो इसने तो यहां तक की स्टेटमेंट दे दी। आई कुड इजीली आइडेंटिफाई the painter, whether dead or alive, by just seeing the picture। I could easily recognize the painter if the eyes and ears are painted by different painters। तो हो सकता है कि इसको पेंटिंग की यार बहुत ज्यादा ही वो हो। इसके टाइम पे फेमस पेंटर्स कौन से थे? बिशन दास, उस्ताद मुराद, उस्ताद मंसूर खान, अबुल हसन, फारूक बेग, आगा रजा। ठीक है। आर्ट स्कूल एट आगरा अंडर द सुपरविजन ऑफ आगा रजा। उसके बाद अगर आगे चले हम, ठीक है, इसका एक इत्मादुद्दौला जो इसके मदर इन लॉ थे, उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अकबर से अकबर का मौसोलियम बनाया। ठीक है। एतमादुद्दौला फादर इन लॉ जो था, उसका टोम बनाया, विच इज अ पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल। रेनोवेशन ऑफ सलीम चिश्ती। ठीक है। वंस एंड अशोक कौशंबी इंस्क्रिप्शन, इस चीज के ऊपर इसने काम किया। जहांगीर की डेथ 1627 में हो जाती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो डेथ हो हाँ गई थी 1627 में फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, कैसे हुई मुसोलियम थी बना था। हाँ जी। सर? कॉज ऑफ डेथ थी सर? डेथ कॉज इसका अल्कोहलिज्म था मेरे ख्याल से। ठीक है, मुसोलियम शादरा लाहौर में ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर बिल्ट बाय नूरजहां। ठीक है, शादरा लाहौर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का नाम था तजूके जहांगीरी इन पर्शियन। उसके बाद हमारे पास शाहजहां आ गया। शाहजहां जो था चाइल्डहुड नेम खुर्रम, फादर ताजमहल। जहांगीर, मदर जोधाबाई, 9 वाइफ्स थी। और अंजुमन वॉज द मलिकाए जमानी ऑल्सो नोन एज मुमताज महल। शाहजहां की बैटल्स की अगर हम बात करें, स्ट्रगल फॉर थ्रोन व्हेन जहांगीर डाइड, शाहजहां वाज इन डेक्कन, हेंस शहरयार ascended the throne. Shah Jahan built a conspiracy to remove him and supported Dawar Baksh to ascend the throne, and later Shah Jahan removed Dawar Baksh and became Badshah. Dawar Baksh is also known as a scapegoat of Mughal dynasty. War with Sikh defeated sixth Sikh Guru Har Gobind Singh Ji. War of Hooghly. Shah Jahan versus Portuguese. Reason: Portuguese used to do atrocities on Hajj pilgrimages and conduct forceful conversion on the Muslim conversion. इस करके ये हुआ. Important facts. Shah abolished sajda and paibos tradition started by Balban, raised the ban on cow slaughtering, which was established by Akbar, demolished the churches of Agra, formulated an inheritance law of Muslim conversion where Hindu's son will inherit father's property on Muslim conversion only, introduced Anna system, the hybrid coin Cu plus Ag. उसके बाद आगे चले, शाहजहां इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लिटरेचर, इसके टाइम पे लिटरेचर कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके टाइम पे ये ज्यादा चीजें चली थी। कौन सी वाली? ये आर्किटेक्चर वाली। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन शाहजहां एल्डर सन दारा शिकोह ट्रांसलेटेड उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, आर्किटेक्चर, गोल्डन ईरा ऑफ आर्किटेक्चर, क्या क्या बना? ताजमहल, फर्स्ट मुसोलियम दैट वुड बी बिल्ट इन प्योर व्हाइट मार्बल। चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, contractor Ustad Insha Khan. Stone used was brought from the Vindhyachal in the remembrance of Mumtaz Mahal. उसके बाद रेड फोर्ट दिल्ली, इनसाइड लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो चीजें थी वहां पे बनी हुई। आउटसाइड लाल किला वेस्टर्न लाहौरी दरवाजा। उसके बाद जामा मस्जिद दिल्ली, लार्जेस्ट जामा मस्जिद इन इंडिया, रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। बदायूं जामा मस्जिद इल्तुतमिश, फतेहपुर जामा मस्जिद अकबर, दिल्ली जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी, और आगरा जामा मस्जिद जहां आरा ने बनाई थी। इसके बाद मोती महल दिल्ली, हीरा महल, शीश महल, शाहजहां बाग सिटी नाउ नोन एज ओल्ड दिल्ली, मुगल गार्डन बाय शाहजहां, शालीमार बाग ऑफ श्रीनगर कश्मीर, लाहौरी गार्डन। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी, ये शाहजहां के टाइम पे बनी हुई थी। लास्ट सर डेज में शाहजहां के टाइम बनी थी या शाहजहां ने बनाई थी? ने बनाई थी, मतलब उसी के रेन में ने तो बनवाई थी इसने। ठीक है, 1657 शाहजहां बिकेम ill and proclaimed Dara Shikoh as a Badshah, but decision was opposed by Aurangzeb and he made him captive. तो 1666 में अंडर कैप्टिविटी इसकी डेथ हो गई थी। इसकी जो बेटी थी, इसने इसका ध्यान रखा था। लास्ट डेज में मुसोलियम जो ताजमहल है वहीं पे उसको दफनाया गया था, नेक्स्ट टू द मुमताज महल। तो अगर आप देखोगे तो यार, जगह मार्बल तो बहुत जबरदस्त लगाया हुआ है। जी। चलो आगे चलते हैं। सन्स ऑफ शाहजहां, दारा शेखो, एल्डेस्ट सन शाह शुजा संभल एरिया, औरंगजेब डेक्कन एरिया का था, थर्ड इन नंबर एंड मोस्ट एम्बिशियस ऑफ ऑल, मुराद गुजरात एरिया यंगेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सर दारा ये क्या शेखों को। बात हुई? हाँ जी। 9 वाइफ और 4 बच्चे बस? बच्चे इनके मतलब और भी होंगे, लेकिन रिकॉर्ड्स पे 4 ही है। ठीक है, सन्स ऑफ दारा शिकोह इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब आता है हमारे पास औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से शुरू हुआ और 1707 तक औरंगजेब रहा। ठीक है, औरंगजेब की मदर का नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद, ने मतलब उसका नाम था, मदर का नाम था अंजुमन
और द मुमताज महल, ओल्डेस्ट टू बिकम मुगल बादशाह 40 ईयर्स की उसमें, लॉन्गेस्ट रेन ऑफ मुगल बादशाह, लॉन्गेस्ट लिविंग मुगल बादशाह 89 ईयर्स। ठीक है। औरंगजेब फ्रेंच एक फिजिशियन भी था, उसका ये था। ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर हम चले तो टाइटल्स आलमगीर फर्स्ट, जिंदा पीर और फकीर। ठीक है। औरंगजेब की लड़ाइयां कौन कौन सी हुई थी? अब इसकी लड़ाइयां, क्योंकि मुगल सल्तनत अब डिक्लाइन पे चाहिए और औरंगजेब की पॉलिसीज भी कुछ बहुत रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, इस करके ये भी कुछ दिक्कत में जाएंगी अब। ठीक है। तो बहादुरपुर वॉर, धर्मत वॉर, तमहूगढ़ वॉर, ख्वाजा वॉर, दिवारी वॉर, ये सारी की सारी लड़ाइयां हुई हैं। औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं 1658 1707 वॉर्स की, तो वहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास बादशाही वॉर बहादुरपुर, शाह शुजा वर्सेस जय सिंह एंड सुलेमान शिको, धर्मत वॉर, समूहगढ़ वॉर, ख्वाजा वॉर और दीवारी वॉर। इसको एक बार हल्का सा देख लीजिएगा, टाइटल्स और इसकी डिटेल्स मैंने आपको इसी के साथ दे दी है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेस जसवंत सिंह ऑन द बिहाफ ऑफ दारा शिकोह, औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेस दारा शिकोह मोस्ट डिसाइसिव बैटल, औरंगजेब won and proclaimed himself बादशाह, दारा शिकोह with सुलेमान शिकोह fled, औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा, औरंगजेब won, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह was captured and killed for the charge of sedition, wars with Marathas. In 1656, Shivaji took an enmity with the Mughals by attacking Ahmednagar. Shivaji killed Afzal Khan, Bijapur Sultan. 1663, Shivaji defeated Shaista Khan. 1665, Battle of Purandar. Jai Singh Mughal general versus Shivaji. 1668, Shivaji was taken to Aurangzeb Darbar, ठीक है, and asked him to accept Dar ul Islam. 1674, Shivaji broke the jail and proclaimed himself the sovereign for the Mughal and became Chhatrapati. तो औरंगजेब के टाइम पे अब रीजनल किंगडम्स भी उठ रही हैं, जैसे मराठास और सिख। 1675 में औरंगजेब killed ninth Sikh Guru who did not accepted Dar ul Islam and conversion to the Muslim. 1704 में वॉर ऑफ खदराना, ठीक है, औरंगजेब वर्सेस गुरु गोविंद सिंह जी, द 10th गुरु। ठीक है। एंड गुरु गोविंद सिंह जी लॉस्ट दिस बैटल। ठीक है। एंड अहोम, अहोम ट्राइब जो थी वो अहोम ट्राइब के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। शाइस्ता खान मीर जुमला मुगल्स वर्सेस अहोम ट्राइब, ये इनके साथ लड़ाई हुई थी। ये दो तरीके से लड़ाई चल रही थी इनकी, एक रीजनल किंगडम्स को लेके और एक ऐसे अहोम ट्राइब्स के ऊपर ही आगे जाके एनडीए में मेडल भी मिलता है। ही स्टार्टेड दारुल इस्लाम मुस्लिम कन्वर्जन पॉलिसी, ही इम्पोज जजिया टैक्स एंड ही प्रोहिबिटेड सिंगिंग, डांसिंग, ओपीएम एग्रीकल्चर एंड नौरोज फेस्टिवल स्टार्टेड बाय बालबन। इसने जितने भी प्लेजर की चीजें थी सारी की सारी खत्म की। ही रिक्रूटेड मैक्सिमम हिंदू ऑफिसर्स, ये सबसे पॉजिटिव बात थी। और नेगेटिव बात की अगर मैं करता हूं तो री इम्पोज्ड जजिया टैक्स इन 1679। ही ट्राइड टू डिमोलिश काशी विश्वनाथ टेम्पल, ट्राइड टू एबॉलिश सती प्रथा, ट्राइड टू एबॉलिश तुलादान प्रैक्टिस। ही ऑल्सो ट्राइड टू सस्पेंड हिंदू फेस्टिवल्स। ठीक है। एम्पायर एंड एक्सटेंशन, द ओनली इंडियन किंग विद मोस्ट वास्ट एम्पायर during Aurangzeb's reign, there were 20 subas in his empire, while Akbar reign has 12 subas. ठीक है। Aurangzeb's coinage is also known as the weakest of the Mughal Empire due to shortage of metal. In the royal treasury, he introduced the coins of definite shape. ठीक है। बीवी का मकबरा बनाया था इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज वाइफ दिलरास बानू बेगम, रुबीना उद्दुरानी, प्लेस औरंगाबाद, स्टोन प्योर व्हाइट मार्बल में बनाया गया था, कॉपी ऑफ ताजमहल एज पर द हिस्टोरियंस वर्स्ट कॉपी। ठीक है। ये जो इत्मादुद्दौला की मैं बात कर रहा था, इट वाज नॉट अ इमिटेशन ऑफ ताजमहल बट इट वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर इन द व्हाइट मार्बल। ठीक है। उसके बाद औरंगजेब मौसोलियम, इट इज इन खुलदाबाद, औरंगाबाद, जो कि अब चेंज हो गया संभाजी नगर है। द ओनली किंग टू बिल्ड हिज मौसोलियम व्हाइल ही वाज अलाइव, उसने जीते जी अपना मौसोलियम बना लिया था। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मुगल सल्तनत बादशाह, सूबा स्टेट उसका हेड होता था सूबेदार, सरकार डिस्ट्रिक्ट होता था उसका हेड होता था फौजदार, तहसीलदार जो होता है उसको कहते थे शिकदार,
और विलेज का जो हेड होता था उसको कहते थे मुकद्दम। पोस्ट वजीर प्राइम मिनिस्टर, शाही दीवान फाइनेंस मिनिस्टर, मीर बख्शी चीफ ऑफ आर्मी, सदर उस सुदूर चीफ ऑफ रिलीजियस अफेयर, कली उस कुज्जत चीफ ऑफ जुडिशरी, मीर आतिश चीफ ऑफ आर्सेनल, मीर मुंशी चीफ ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, दरोगा ए दको डाक चौकी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस स्पाई। ठीक है, यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास औरंगजेब भी खत्म हो जाता है। देखो, एक चीज समझना, अब यहां पर 1700 हमारा शुरू हो गया। 1700 टू 1800 अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज रहती है, 1700 टू 1800 के बीच में जितना भी हमारे पास मुगल है वो डाउनफॉल में जाएगा। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी हमारी वीक होगी, मुगल डाउनफॉल में जाएगा। प्लस रीजनल स्टेट्स, उठेंगी। रीजनल स्टेट्स आपकी राइज करेंगी। रीजनल स्टेट्स के अंदर क्या आएगा? सिख प्लस मराठास, ठीक है, राइज करेंगे। ठीक है, और फॉरेन इन्वेडिंग ग्रुप्स आपके आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीन चीजें होंगी, क्या? एक मुगल्स, एक रीजनल, और एक फॉरेन इन्वेडिंग ग्रुप्स। इन तीन चीजों के ऊपर अब हम बात करेंगे फ्रॉम 1700 टू 1800। एक लाइन में बोल रहा हूं, उस लाइन को याद रखना। फ्रॉम 1700 टू 1800 देर इज अ ट्रांजिशन ऑफ सुपरमेसी फ्रॉम मुगल्स टू ब्रिटिश। मुगल्स टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूं कि 1700 टू 1800 के बीच में क्या हुआ, तो 1700 से 1800 के बीच में जितने भी मुगल सुपरमेसी थी वो शिफ्ट हुई टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। अब धीरे धीरे मुगल्स खत्म होते जाएंगे और ब्रिटिशर्स का वर्चस्व बढ़ता जाएगा। 1800 तक आते आते इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स काफी हद तक हावी हो जाएंगे। तब इसका मतलब क्या हुआ? अब जो है ब्रिटिशर, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो आई थी समवेयर इन 1600 में, अब वो 1700 तक आते आते एक मिलिट्री पावर बन चुकी है। अब वो मिलिट्री पावर बन चुकी है, तो वो सारी के सारे जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए पूरे इंडिया में लड़ेगी अलग अलग लोगों के साथ। लेकिन फर्क क्या है? ये जितने भी राजा हैं जिनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मॉडर्न और डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत मॉडर्न और डिसिप्लिन्ड है। और ये जो पूरी और बाकी के जो राजा हैं छोटे मोटे इधर उधर के, ये इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब इनको रौंदती हुई जाएगी। तो 1700 से 1800 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी इंडिया में। और 1800 में जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर गए होंगे वो वापस आएंगे। और वापस आने के बाद वो ये देखेंगे कि इंडिया में जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो काफी पिछड़ा है। तो अगर हमारा सोशल स्ट्रक्चर काफी पिछड़ा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये जितना भी हमारे पास सारा का सारा हिसाब किताब है सोशल स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये इंडिया में उस सोशल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उस सोशल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कैसे किया जाएगा? उस सोशल स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा बाय द वे ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। तो 1800 से 1900 के बीच में जितने भी आपके मेजर सोशल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, कि बाय, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर जितने भी हम देख रहे हैं, जितने भी हमने सोशल रिफॉर्म सुने हैं, वो सारे के सारे 1900 1800 से 1900 के बीच में ज्यादातर रहेंगे। 1900 से लेके 1947 तक हमें समझ आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स भी हमारा बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। तो 1900 टू 1947 के बीच में हम सारा का सारा जितना भी ये पूरा पार्ट है, इस सारे के सारे पार्ट को हम यहां से इंडिया को आजाद करवाएं। समझे मेरी बात या नहीं समझे? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम यही तीन चीजों पे बात करेंगे, दैट इज फ्रॉम 1700 टू 1800, 1800 टू 1900, और 1900 टू 1947। ठीक है।